गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आपने हाँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने सुना होगा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। तो आप देखोगे डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसती है, मतलब आज हम लोग चले आते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब एक बात आता भाई कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है भाई, ये प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है। तो आप देखोगे कि वैसी वनस्पतियां जो मानव के हस्तक्षेप से दूर कहीं पर पाए जाते हैं, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वैसे वनस्पतियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। और ऐसे में बहुत सी वनस्पतियां हैं। तो ये वनस्पतियां जो है वो प्राकृतिक वनस्पति का ही एक रूप है, एक भाग है। अब देखोगे तो ये वनस्पतियां जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वनस्पतियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हो कि भारत वनस्पतियों और पेड़ पौधों में इसका बायोडाइवर्सिटी में 12वां पोजीशन है, विश्व में 12वां स्थान रखता है। बायोडाइवर्सिटी समझते हो भाई, एक ही जैसे पर्यावरण में इन्वायरमेंट्स में अनेक तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अनेक तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसी को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब आप देखोगे कि भाई आखिर में और यहां तक कहा गया है कि 47,000 यहां पर प्लांट्स की जातियां हैं। 47 माने वर्ल्ड में 47,000 प्लांट की जातियां हैं, जिसमें 1/6 भाग जो है भारत प्रतिनिधित्व करता है। और एशिया में देखा जाए तो भारत का 1/4 पोजीशन है, 1/4 हिस्सा आ जाता है। उस तरह देखोगे कि फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल वाले पौधे, वो लगभग 15,000 से। उसी तरह जीव जंतुओं की भी अनेक जातियां हैं। जो एनिमल से वह लगता है कि लगभग 89 प्रमुख 89,000 के आसपास पाई जाती हैं। इस तरह देखोगे तो ये जीव जंतु जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा भी जाता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे क्या है, मित्र हैं। मित्र से बढ़कर है, मित्र धोखा दे सकता है, लेकिन ये पेड़ पौधे और जीव जंतु कभी धोखा नहीं दे सकते। तो याद रखेंगे। अब है हम जानना चाहें कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ दी वेजिटेशंस, ये जो हमारे वनस्पतियां हैं उसके क्या महत्व है। तो आपको मैं ऐसा बता देता हूं, ध्यान दोगे। एक तो देखो तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है। क्या है डायरेक्ट इंपॉर्टेंस, मतलब कि प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष महत्व क्या भाई, तो आप देखोगे प्रत्यक्ष महत्व में कि बहुत से लोगों के जीविका का साधन लिवलीहुड किससे मिलता है, तो पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों से मिलता है ना। पेड़ पौधे से ही हम फल मूल दवाएं ये सब प्राप्त करते हैं। फल मूल दवाएं ये सब कुछ हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अगला क्या भाई, तो बहुत से उद्योगों के लिए ये रॉ मटेरियल्स भी क्या करता है, रॉ मटेरियल्स कच्चे माल भी हमें प्रदान करता है। जैसा देखो पेपर इंडस्ट्रीज है, कागज उद्योग है, वो कहां से आता है, पेपर वुड से आते हैं नहीं। उस तरह देखोगे रबर इंडस्ट्रीज है, रबर कहां से बनते हैं, पेड़ों के दूध से उसका निर्माण किया जाता है, कहता है। तो इस तरह देखोगे तो ये इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं जो घरों में उसका उपयोग करते हैं। और भी पहले तो रेलवे का स्लीपर उसी से बनता था, लेकिन अब जो है चूंकि कमी होती जा रही है पेड़ पौधों की,
परिणामस्वरूप आज हम उसका उपयोग कम करते जा रहे हैं। अब दूसरी बात देखोगे, इनडायरेक्ट में देखो, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस क्या हुई, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला तो है एकदम क्लियर, क्या है, बैलेंस द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को संतुलित रखता है। क्या करता है, पर्यावरण को संतुलित रखता है। बैलेंस द एनवायरनमेंट्स, बैलेंस द एनवायरनमेंट्स, पर्यावरण को यह संतुलित रखता है। कौन कौन, वनस्पतियां, पेड़ पौधे। अगला क्या है, इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ दी सॉइल, ये मृदा के उपजाऊपन को और बढ़ा देती है। क्या करती है, मृदा की उपजाऊपन शक्ति को और बढ़ा देती है। अगला लाभ क्या भाई, तो आप देखो ये क्या करती है, और बढ़ाती नहीं है बल्कि कंजर्व दी सॉइल, कंजर्व दी सॉइल, मृदा को क्या करती है, संरक्षण भी देती है, मृदा का संरक्षण भी करती है। तीसरा क्या है, अगला क्या है, तो देखोगे ब्रिंग्स रेनफॉल, ये वर्षा को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां वर्षा होती है। जैसे मैंने बताया भाई कि हम लोग उसी के घर जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के पास, जहां पर देखोगे कि दोस्त खाना पीना ज्यादा खिलाता है नहीं, और जहां जान गए कि पेरेंट्स देखते ही पूछ देता है कौन है, क्या है, क्यों आया है, क्या बात है, क्या कहते हैं, अरे यार तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, पापा बहुत गंदे तरह से बोलते हैं। और एक क्या है, एक बोले अरे बेटे तुम्हें तो तुम्हारे बेटे जैसा ही हो, अरे आओ बैठो खाओ एक साथ बैठकर पढ़ो, तो वहां जाने में मजा आएगा ना, वहां जाने में मजा आता है। उसी तरह ये पेड़ पौधों का, जहां पेड़ पौधे होंगे वहां वर्षा भी आकर्षित होती है। तो इस तरह आप देखोगे कि ये हमारे क्या है, पेड़ पौधों से लाभ है। जैसा बताया ना आपको कि जितना दोस्त आपका हेल्प नहीं करेगा उतना ये पेड़ पौधे करेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि एक पेड़ जो है 100 पुत्रों से भी बढ़कर है, 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। आप मर भी जाओगे तब भी वह आपको सेवा प्रदान करेगा नहीं। और कहा भी गया है कि वृक्ष जो है जिसमें फल नहीं लगा है, फूल नहीं लगा है, लेकिन छाया के लिए निभा रहे थे। छाया कौन रोक सकता है वृक्ष का, छाया तो देगा, हमेशा जिंदगी भर देते रहेगा। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये समझ में आ गया। अब मैं चल रहा हूं, आप देखोगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी, जिस तरह हम लोगों को भी बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी, पेड़ पौधे वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाएंगी। जैसे अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो पहला आ जाएगा इसमें रिलीफ, उच्चावचन। क्या है ये, रिलीफ, उच्चावचन। इसको लैंड भी कह सकते हैं, उच्चावचन भी कह सकते हैं। तो देखोगे कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे इसमें भी अंतर होते जाता है। जहां पर अधिक ऊंचाई वाला होगा, जैसे मान लो ये हिमालय का एरिया है, यहाँ पर ये हिमालय है, यहाँ पर रॉकी है, इस क्षेत्र में रॉकी है या एंडीज है। तो जहां ऊंचाई वाले भाग हैं वहां पर टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाई जाएंगी। और निचले भाग में मैदानी एरिया में जो है, जो समतल भूमियां हैं, जो उपजाऊ भूमि है, वहां पर जो लैंड है वहां पर घने वनस्पतियां पाई जाएंगी, जंगल पाए जाएंगे। अब क्या है, इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा भाई,
टेम्परेचर है। दूसरा क्या हो गया, इसका आप देखोगे सॉइल लिख लो। टेम्परेचर क्या, पहले हम सॉइल देख लेते हैं। जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी निश्चित है कि वहां पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे। जहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी वहां पर पेड़ पौधे पाए तो जाएंगे, अच्छे नहीं पाए जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना, शरीर देख कर पता चल जाता है कि माँ बाप ने कितना खिलाया है बच्चे को, नहीं कितना बैलेंस डाइट दिया है। भले वो पूरा खिलाता बेचारा, घी भी पिलाता हो, लेकिन शरीर ऐसे हो तभी लोग क्या करते हैं, हाँ पता चल रहा है माँ बाप ने कितना खिलाया है, क्या किया है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखो किसका हम आते हैं क्लाइमेट पर। क्लाइमेट क्या करता है, जलवायु। अब जलवायु जो है भाग है, जलवायु जो है जहां जलवायु सम होगी, अब इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। जलवायु में आ जाएगा टेम्परेचर आ जाएगा, जहां पर टेम्परेचर तापमान और क्या हो, जहां पर तापमान और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, वेपरेशन ज्यादा होंगे, वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे। जैसे आपको 7th क्लास में पढ़े थे कि देखो यही जो है ये अमेजन बेसिन है। ये कौन है, अमेजन बेसिन है। ये कांगो बेसिन है, विश्व तटीय क्षेत्र है, कांगो बेसिन है। ये साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पर क्या होता है, तापमान भी ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। परिणाम क्या होता है भाई, कहा जाता है मजबूत वालों को सब साथ देता है और कमजोर का कोई साथ देने वाला नहीं है इस दुनिया में। देखते हो ना, दीपक को जो है हवा बुझा देता है, लेकिन वही अगर आग में जल रहा है और हवाएं चली और उसको प्रज्वलित कर देते हैं। उसी तरह देखो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पाए हुए यहाँ पर, ज्यादा वर्षा भी होती है, और ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा, वहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे। उसी तरह आप देखो ये इंडिया का मैप में देखो तो यहाँ पर पाओगे कि यहाँ क्या है, यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। तो केरल के एरिया में क्या होगा, कैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, खुश रहेंगे भाई। अरे जिस बच्चे को भोजन ज्यादा मिलेगा वो खुश नहीं रहेगा, मस्त रहेगा एकदम। उसी तरह ये भी क्या है, यहाँ पर इसको वर्षा मिल रही है पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे यहाँ पर ज्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा पौधा पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ भी वर्षा होगी जाते, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, द्वीप समूह है, यहाँ भी ज्यादा वर्षा हो रही है। और ये देख रहे हो जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है, कौन है, मासिकटाम चेरापूंजी मेघालय। नहीं तो इन क्षेत्रों में भी कौन से पेड़ पौधे पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्या होंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, मैं साथ में चल रहा हूं तो आपको समझते चलो। तो यहाँ पर ये और जिन क्षेत्र में वर्षा कम, इधर वर्षा कम होती जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों की स्थितियां कम होती जाती है। तो फिर अब क्या आ गया, अगला क्या आ गया इसमें, तो रेनफॉल। रेनफॉल क्या करता है, पेड़ पौधों प्रभावित करता है। जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, जहां वर्षा कम होगी वहां पेड़ पौधे कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। जैसे भाई आपको जब खाना नहीं मिलता है कैसे नाखुश होते हो, एक एक बात पर झल्ला उठते हो, और जहां भोजन मिलता है आराम से जो चाह तो मिल गया, मस्त मन गुनगुनाने लगता हमेशा, नहीं ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये फैक्टर्स है। उसका देखोगे सनलाइट भी मिलना चाहिए, फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया होनी चाहिए, तब जाकर क्या होता है, पेड़ पौधों का अधिक मात्रा में विकास होता है। एक और दिया आपको बुक्स में, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वर्षण, ठीक ना। जहां पर वर्षा होगी, बताई दी आपको, पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे। जहां पर हिमपात होगा, स्नोफॉल होगा, देख लो पेड़ पौधे भी भाई चल तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपने को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। अब देखो जहां स्नोफॉल होते हैं वहां पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको लोग कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। क्या कहते हैं,
कोनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, उसके जो पत्ते होते क्या होते हैं, शंकुआकार होते हैं, नुकीले होते हैं। वहां के लोग भी घर अपना घर के बनाते हैं, तो इसी तरह के घर बनाते हैं, इस तरह के घर बनाते हैं ताकि क्या हो, बर्फ जो है आराम से क्या हो जाए, बाहर फिसल कर आ जाए। देखो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरह के लोग घर भी बनाया करते हैं। ये क्लियर हो रहा है बेटे? ये क्या है, ये जलवायु को क्या करने वाले हैं, ये हमारे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को प्रभावित करने वाले हैं। और हमने बताया भी तो है आप लोगों को कि क्लाइमेट इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ वेजिटेशन एंड वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। माने जलवायु को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर वनस्पतियां और जीव जंतु कैसे होंगे, और जीव जंतु और पेड़ पौधों को देखकर हम बता सकते हैं कि वहां की जलवायु कैसी होगी। आप लोगों को समझ में आया? ये क्लियर हो गया? बोलिए मैं आगे बढ़ूं? तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो भैया एक चीज आता है इकोसिस्टम, अब बुक में दिया है इकोसिस्टम। अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि नेचुरल जो वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उसको वर्जित वेजिटेशन भी कहते हैं। माने जो मनुष्य के हाथों से या छूता है, मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाया है, नहीं तो चाहे वह स्थानीय हो तो उसमें कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन भी के नाम से जानते हैं। अब देखो एक आ रहा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम क्या है, पानी तंत्र क्या है, तो देखोगे हमने पढ़ा है फिजिकल इन्वायरमेंट्स, फिजिकल इन्वायरमेंट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं इसी को। नहीं, ये दोनों एक ही है। मन भौतिक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण के बीच में, बायोटिक इन्वायरमेंट के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो रिलेशन पाया जाता है, इंटरलिंक्ड, इंटररिलेटेड बिटवीन ईच अदर, एक बिना दूसरे का विकास संभव नहीं है, तो इसके संबंधों को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब जैसा आप संबंध बनाएंगे वैसा होगा, नहीं समझ में आ रहा है? और आप देखोगे कि एक निश्चित क्षेत्र में नहीं, एक विशाल पर्यावरण में, एक विशाल पर्यावरण में जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विशाल पर्यावरण में जब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोम। हिंदी में उसको कहते हैं जीवोम। माने एक विशाल पर्यावरण में, वो विस्तृत क्षेत्र में स्थल पर पाया जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्थलीय लैंड बायोम, स्थलीय जीवोम। और अगर जल में पाया जाता है, जल में बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जलीय जीवोम के नाम से जानते हैं। अब समझ गए, एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए स्थल पर कौन, पेड़ पौधे, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, स्थलीय जीवोम कहेंगे। और जलीय जीव किसको कहेंगे, जो जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको हम जलीय जीवों के नाम से जानते हैं। अब देखो ये समझ गए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम समझा आप लोग, बोलो। अब फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ा था, फिजिकल एनवायरनमेंट में भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण के बीच जो संबंध पाया जाता है उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। और हम हर एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरे का विकास संभव नहीं है। और इसमें मनुष्य भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य भी पर्यावरण का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन यह बहुत लालची है। अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, जंगलों का नाश कर दिया है। नगरों के विकास के लिए जंगलों का नाश कर दिया है, कृषि के विकास के लिए जंगलों का नाश कर दिया है, यातायात के विकास के लिए जंगलों का नाश कर दिया है। और आज जो सहायता देने वाला, जो हमारा हमराही है, हम सफर है, हर एक जगह हमारा हित चाहने वाला है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, काट डाला है। किसके लिए,
लिए, उद्योग के लिए, नगरों के विकास के लिए, यातायात के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, अपने महल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको काट डाले हैं। तो क्या हो गया है, आज हमारा जो इकोसिस्टम है अनबैलेंस हो गया, इनबैलेंस हो गया है, असंतुलित हो गया है। और उसी का फल है कि कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है, कभी कम वर्षा होती है, और आज जल की समस्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण के प्राण देखो भाई, अगर आप मेरा तुम साथ नहीं दोगे, हम बोलते हैं ना बार बार कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, आप और हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आपके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता हूं और मेरे बिना आप पढ़ नहीं सकते हो। उसी तरह अगर वनस्पतियां पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो जाएगी। और सभ्यता का विकास और पतन पर्यावरण पर ही डिपेंड है। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता का विकास क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ, वनस्पतियों को नहीं रहने के कारण ही। वनस्पतियों को उन्होंने क्या कर दिया, साफ कर दिया, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स ने उस वैसी सुंदर सभ्यता संस्कृति को समाप्त होने में देर नहीं लगी। तो मेरे भाई बहनों, हम लोग क्या हैं, हम लोग कुछ हैं। इसलिए हमें इकोसिस्टम की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम कैसे करेंगे भाई, एक हम लोग खेती भी करते हैं, आपको याद होगा। खेती कौन सा करते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, जिसको हम लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको हम लोग कहां करते हैं, कहां करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में करते हैं। जंगलों को काट करके, जंगलों को काट कर जलाकर इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। The other name of the एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग आल्सो। तो जलाकर करते हैं, फिर यहाँ पर 2-4 साल किए कृषि, फिर इसको यहाँ की मिट्टियां बाहर नीचे चली जाती हैं, अनफर्टाइल हो जाता है लैंड, फिर आगे वाले भाग को। तो ये भी जो है हमारे वनस्पतियों को काटने में, वनस्पतियों की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और जब वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो जीव जंतु का विनाश होगा। और आज हम लोग जीव जंतु का शिकार करके वनस्पतियों को भी नाश करके आज स्थिति क्या हो गई है, जो हम लोगों को आश्रय दे रहा था, आज वह आश्रय के लिए चिल्ला रहा है कि भाई मुझे आश्रय दो यार, मुझे बचाओ, नहीं तो फिर तुम नहीं बच पाओगे मेरे भाई, मुझे बचा लो। इसलिए हमें वनस्पतियों को बचाना अति आवश्यक है। इसको क्या करना होगा, रिफॉरेस्टेशन करना होगा, जंगलों को आज से बचाना होगा, फिर ऐसी कृषि नहीं करनी होगी, नहीं, और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वनस्पतियों की रक्षा कर सकते हैं। और जीव जंतु के लिए हम क्या करेंगे, अभयारण्य बना करके, नेशनल पार्क बना करके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना करके हम जीव जंतुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट की वनस्पतियां कितने प्रकार की होती हैं, जो हमें पढ़ाई प्रभावित करती है, इसके अनुसार कितने प्रकार की होती है बेटे, हम लोग कल पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।